नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार पीसीएस वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ जो कैंडिडेट हैं वो उनके लिए अपने आप ही में जो नाम है उनका वो बहुत अचीवमेंट के साथ आना चाहिए, क्योंकि पहला अटैम्प्ट है। हिस्ट्री उनका ऑप्शनल है, हिंदी मीडियम है और पहले अटैम्प्ट में ही उन्होंने इंटरव्यू तक वो आए हैं। तो जो हमारे साथ कैंडिडेट हैं वो सुभाष जी हैं। ज़रा उनसे हम पूछते हैं कि उनकी रणनीति प्रीलिम्स के लिए, जैसे 28 मई का जो हमारा प्रीलिम्स होना है, तो मई में जो हमारा प्रीलिम्स है उसके लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जैसे बताया कि मेरा नाम सुभाष है और मैंने यूपीएससी की तैयारी कर लगभग आज के 2.5 से 3 साल पहले करना शुरू करी थी और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने आज इंटरव्यू दे के आया हूँ मैं। बस यही चीज़ है। और बाकी दूसरी चीज़, मैं अभी जॉब वर्किंग में हूँ, जॉब कर रहा हूँ, प्लस जो मैंने कोचिंग ली है वो ऑनलाइन करी है। बिल्कुल ऑनलाइन मैंने दृष्टि IAS का। सर की ये बात बहुत जानने वाली है कि फर्स्ट अटैम्प्ट जो है उसके लिए इन्होंने पहले 2.5 साल मेहनत की है। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं फर्स्ट अटैम्प्ट ऐसे हुआ, फर्स्ट अटैम्प्ट का मतलब है कि आप पहले से बैकग्राउंड बना के लाएं। 1 साल में फर्स्ट अटैम्प्ट ना दें, पढ़ें, कम से कम 2 से 2.5 साल अपना पूरा सिलेबस कवर करें जैसे सर ने किया है। हाँ बिल्कुल, ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है बहुत से एस्पिरेंट्स के साथ। ये मिथ फैला रखा है बिल्कुल कि 1 साल में ही आपका नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो टीना डाबी मैम का। जी, वो बताते हैं कि मैंने जो तैयारी करी थी, मैंने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में मैंने स्टार्ट कर दिया बिल्कुल। था। तो वही चीज़ है, आपको अगर फर्स्ट अटैम्प्ट देना है तो आप कम से कम 1.5 से 2 साल का गैप दीजिए। बिल्कुल वो एक बार तैयारी करके फिर उसके बाद में आप अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दीजिए। बिल्कुल। क्योंकि पहले अटैम्प्ट में अपने को ये भी पता नहीं होता कि अपन को क्या क्वेश्चंस आएंगे, कैसे अपने को अटैम्प्ट करना है, कितना टाइम कहाँ देना है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करने हैं, कौन से क्वेश्चन को फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने को बिल्कुल। और उसके choose लिए करना। एक ही सहारा है कि आप PYQ देखते रहें रेगुलर। बिल्कुल, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मेनली ये होता है कि आप कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि उसमें से कोई क्वेश्चंस नहीं आते, रिपीट नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल रिपीट नहीं होते, लेकिन मेन चीज़ ये है कि उससे आपको एक क्राइटेरिया पता आइडिया चल मिल जाएगा, जाता है। आइडिया मिल जाता है अपने कि को। पढ़ना क्या है। बिल्कुल, वो आइडिया लेके आप उसके आसपास के जो टॉपिक्स है वो कवर कर सकते हो। प्लस दूसरी चीज़ कि कुछ कई बार ऐसा भी होता है कि प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन, उसमें से कोई एक स्टेटमेंट उठा के अपने को मेंस में आ जाता है बिल्कुल। और ये कई बार हुआ है। और तो कई वो बार चीज़ ऐसा हुआ है। वो चीज़ आपको वहाँ पे हेल्प कर देगी। तो बिल्कुल। मैं यही बोलूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने चाहिए। तो सुभाष जी, अभी जैसे हम आज खड़े हैं और प्रीलिम्स में तकरीबन 3.5 महीने हैं अभी आगे, तो अभी हमें क्या रणनीति बनानी चाहिए और किस तरीके से प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले मोस्टली क्या होता है कि हिंदी मीडियम में सोर्सेज बहुत हैं, लेकिन पढ़ना क्या है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है चूज़ करना। हाँ सही, ये बात एकदम सही है, क्योंकि अगर अपन ऑनलाइन भी जाएंगे तो वहाँ पे भी जो कंटेंट है वो इंग्लिश में अवेलेबल है। हाँ, तो मेनली चीज़ आपको एक हल्के फुल्के आपको वहाँ पर एक पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का कंटेंट पढ़ने में थोड़ा सा घबरा जाता है। जी अगर आपको वो चीज़ समझ सकते हो जी, तो वो वहाँ से मेन चीज़, कई बार वो चीज़ मैंने ये चीज़ करा है कि वो कॉपी करके मैंने ट्रांसलेट करके वो चीज़ें पढ़ी है। गूगल ट्रांसलेट की मदद ली है सर वो ने। चीज़ वो बहुत हेल्पफुल होती है। दूसरी चीज़ मतलब कि डरना नहीं है कि इंग्लिश में यार समझ में ही नहीं आएगा। हाँ, वो आप ट्रांसलेट करके यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप अपने टीचर से वो चीज़ कंसल्ट कर सकते हो, वो वहाँ पे आपको समझाएंगे तो वो चीज़ समझ में आ जाएगी। मेन चीज़, अभी जो प्रीलिम्स होने वाला है, 28 मई को एग्ज़ाम है और अभी अपने फॉर्म चल रहे हैं। हाँ तो लगभग 3 महीने होंगे। हाँ। तो 3 महीने में अपनी, जैसे मेरे को भी ये वाला प्रीलिम्स देना है, तो मेरी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि ये 3 महीनों में मैं 2 महीने में मेरा जो भी है पूरा रिवाइज करूँगा एक बार। ये यहाँ पॉइंट वाली बात है कि देखो सर अभी इंटरव्यू देने आए हैं और परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट है, सीधे इंटरव्यू तक आए हैं और आई होप कि ये हो ही जाएगा इनका सिलेक्शन। लेकिन फिर भी उनके माइंडसेट उन्होंने पहले ही बनाया हुआ है कि मुझे अभी 28 मई को प्रीलिम्स देना ही है। यानी रैंक इनके लिए मैटर नहीं कर रही है, इन्हें मैटर ये कर रहा है कि मुझे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। तो ये प्रिपेयरनेस यूपीएससी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। कई बार ऐसा होता है कि जिस एस्पिरेंट ने एक बार मेंस निकाल लिया, एक बार प्रीलिम्स निकाल लिया, तो ये सोचते हैं कि यार नहीं अब तो हो ही जाएगा, अब तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है, ये अनसर्टनिटी का गेम है। क्यों सर? बिल्कुल, ये सही बात है। अब एक बार अपन ने इंटरव्यू तो क्रैक कर भी लिया तो सिलेक्शन होना या ना होना अपने फाइनल लिस्ट पे डिपेंड करता है, और अगर उसके ऊपर आप डिपेंड हो जाओगे तो प्रीलिम्स आप सही से दे नहीं पाओगे। जी, तो मेरी स्ट्रेटजी अभी अगले 3 महीने में यही रहेगी। मैं जैसे फेब और मार्च और लगभग मिडिल
अप्रैल तक मैं अपनी पूरा रिवाइज कर लूँगा एक बार। रिवाइज करने के बाद रिवीजन जो आपका रहेगा वो स्टैटिक पोर्शन के लिए कौन कौन सी बुक्स अभी आप वो फॉलो करेंगे? जैसे लक्ष्मीकांत हो गया पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम हो गया अपना हिस्ट्री के लिए, आप इसी मैंने- तरीके से करते हैं या फिर आपने नोट्स बना रखे हैं? बिल्कुल मैंने अपने नोट्स क्रिएट कर रखे हैं। मैंने जहाँ पे मैं अपने नोट्स पढ़ता था स्कूल के कॉलेज अपना कोचिंग के नोट्स। क्लास नोट्स ये पढ़ता था। प्लस दूसरी चीज़, आप अपना सिलेबस अपने दिमाग में पूरा रटा होना चाहिए। हाँ क्योंकि आप जो जो चीज़ पढ़ोगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मैच करते जाओगे तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी चीज़, अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे तो वो भी सोल्व होते जाएंगे। हाँ। तो मैं अभी यही करूँगा। 22 मई का जो हमारा पेपर है उसे हैंडल करने के लिए अभी से हमें क्या करना चाहिए? क्या टेस्ट सीरीज को फॉलो करें? क्या एनसीईआरटी को रिवीजन मल्टी रिवीजन में रखें? क्या कोचिंग के जो नोट्स हैं उनके साथ गो थ्रू रहें? क्या करना चाहिए? अभी जैसे प्रीलिम्स में अराउंड 3 से 3.5 महीने हैं, तो अब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि एनसीईआरटी खुद में इतना वाइड है कि आप कवर नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप अपने जो खुद के जो पर्सनल नोट्स हैं उनको रिवाइज करिए। तो ये बात जो है 1.5 से 2 एक नोटिस, ये बात नोटिस करने वाली है कि जो इस बार नई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो ये बर्डन ना लें कि नहीं यार इस बार मैं प्रीलिम्स दूंगा तो निकाल दूंगा एनसीईआरटी पढ़ के। ऐसा नहीं है पॉसिबल। क्यों सर? जी बिल्कुल नहीं होता। वो कुछ लोग ये बताते हैं कि मैंने ओनली एनसीईआरटी हाँ। पढ़ा था, वो एक बोलने की बातें होती है, ऐसा होता नहीं है। हाँ, तो साथ ही आपको टेस्ट सीरीज का जो रोल है वो कितना है? टेस्ट सीरीज़ का रोल बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैंने लास्ट इस अटेम्प्ट में टेस्ट सीरीज दी थी, उसमें से कई क्वेश्चंस मैंने हालांकि सीधे नहीं आए बिल्कुल, लेकिन उनसे रिलेट करते हुए कई क्वेश्चंस मैंने एलिमिनेशन prelims में काम आता है वो। बिल्कुल वो चीज़ें काम आती है। बिल्कुल। तो टेस्ट सीरीज आप करेंगे तो उससे आपका जो रिवीजन है वो भी होता रहेगा साथ वो इनहेंस हो जाएगा। प्लस बिल्कुल। आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसको इवोल्यूएट करो। जी। आप उसको चेक करना चाहिए कि मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था, कौन सा क्वेश्चन मैंने सीधा मेरे को याद था वो टिक करा है मैंने, कौन सा क्वेश्चन मैंने अजम्पशन पे करा सही हुआ तो वो क्या कारण था। तो सर प्लस एक उससे रिलेटेड आपको वो टॉपिक एक बार उठा के वापस से कवर करना है। बिल्कुल उसके ये बाद ये दूसरा ये chapter। ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि टेस्ट सीरीज करने के बाद उसका जो इवैल्यूएशन है, जब आप उसके आंसर चेक कर रहे हो तो ये देखो कि तुम्हारी गलती कहाँ है, फिर उस टॉपिक को दोबारा पढ़ना है, वहीं नहीं छोड़ना। वहीं स्किप कर दोगे तो टेस्ट सीरीज में कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं मिलेगा। क्योंकि हो सकता है कि अगले क्वेश्चन पेपर में वही फिर वही mistake हो और टॉपिक से वहाँ से क्वेश्चन स्कोर और डाउन जाएगा। क्यों सर? बिल्कुल जाएगा और डाउन जाने पे आपका एक मोरल भी डाउन जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। साथ ही जब हम टेस्ट सीरीज से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर बात आती है कि टेस्ट सीरीज में यदि मार्क्स कम बन रहे हैं, कई बार अभी हम जैसे मान लो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो कई बार डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिमोटिवेशन आता है। वो आपको उस चीज़ के लिए अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आपने दिन में आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, बिल्कुल। तो वो 2 घंटे अलग से निकाल के वो जहाँ पे एरर्स हो रहे वीक पॉइंट्स हैं, जो एरर्स हो रहे हैं, वीक पॉइंट्स है, उनके लिए आपको 2 घंटे से अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब हम जब प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट करें तो रेफरेंस बुक में कौन कौन सी बेस्ट रहेंगी इस टाइम? रेफरेंस बुक मैंने एक्चुअली रेफरेंस बुक इतनी ज़्यादा पढ़ी नहीं है। मैं ओनली क्लास नोट्स प्लस अपनी कोचिंग का जो मटेरियल है उसके अलावा ऑनलाइन सोर्सेज है, वो ही चीज़ें मैंने पढ़ी है, इससे ज़्यादा पढ़ा नहीं है। तो ऑनलाइन सोर्सेज में क्या क्या? जैसे ऑनलाइन सोर्सेज पे जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाहते हो वो जाके सर्च करोगे तो हाँ, बहुत सारी मतलब चीज़ें- कहने का ये है कि ऑनलाइन सोर्सेज में जो भी आपको लग रहा है कि ये कंटेंट अवेलेबल नहीं है तो आप वहाँ से हिंदी का नहीं है तो आप इंग्लिश ले लो और उसको ट्रांसलेट कर लो। ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो उसको। क्योंकि ट्रांसलेट करके क्योंकि पढ़ोगे यूपीएससी जब पेपर बनाता है तो वो भी ट्रांसलेट ही तो करता है। बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर हमेशा इंग्लिश में ही बनता है हाँ। और इंग्लिश से फिर हिंदी में ट्रांसलेट होता है तो इतनी दिक्कत होएगी नहीं वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम मेंस पे आते हैं, प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी के बाद मेंस पे। जैसे हम प्रीलिम्स लेके आए 28 मई को, तो हमारा जो मेंस है उसके लिए टारगेट कब से स्टार्ट किया जाए? प्री और मेंस जो है वो स्ट्रेटेजी हमने क्योंकि 1 महीने पहले छोड़ दी थी मेंस की, हम प्री पे फोकस हो गए थे। आपको वापस से रिवाइज करना पड़ेगा। और सबसे मेन बात, कुछ लोग ये बोलते हैं कि आपको पहले प्रीलिम्स आपको पूरा कवर करना चाहिए, उसके बाद में मेंस पे जाना चाहिए। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि मैंने जो करा था वो यही करा था कि फर्स्ट डे से प्रीलिम्स मेंस दोनों के साथ में तैयारी करी है। और वो ही चीज़ जैसे इससे पिछली बार मेंस में क्वेश्चन इकोनॉमी से कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो हर बार ओनली प्रीलिम्स में ही आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। उस टॉपिक से उठ के सीधा मेंस के अंदर क्वेश्चंस आए थे। हाँ।
तो वो चीज़ अगर आप ऐसा हुआ था। बिल्कुल ये चीज़ हुआ था इकोनॉमी में, और इकोनॉमी में लगभग बार ऐसा हो जाता है कि प्रीलिम्स का पिछली बार कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ मेंस में आ जाता है, मेंस का क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाता है। बिल्कुल। तो वो चीज़ आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में लेके चलनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि 1 महीने पहले जहाँ से आपने स्टॉप किया था अपनी प्रिपरेशन को, फिर वहीं से रीस्टार्ट करना है। प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चलना है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शनल की रणनीति क्या होनी चाहिए। ऑप्शनल की रणनीति यही है कि आप एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट को एक बार में उठा के चलिए। और ज़्यादा उठाओगे तो वो दिक्कत हो जाती है। 2 सब्जेक्ट मीन्स 2 पेपर या 2 सब्जेक्ट, जैसे हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक साथ ले लिया। जी इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक सब्जेक्ट आपका एक थ्योरेटिकल होना चाहिए, हाँ। प्लस दूसरा एक टेक्निकल सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें कि आपको स्टैटिक ज़्यादा हो। हाँ। थ्योरेटिकल में जैसे आप थ्योरेटिकल पढ़ोगे तो हल्का फुल्का बोरियत सी आने लग जाती है। सर का कहना ये है कि आप पेपर वाइज भी उठा सकते हैं। जैसे GS 1 में सेक्शन हो गए अपना में, जैसे ज्योग्राफी सेक्शन हो गया, हिस्ट्री सेक्शन हो गया, तो वहाँ से आप ले सकते हैं एक साथ। हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप एक साथ ले लो। हाँ हिस्ट्री और ज्योग्राफी, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे आप एक सब्जेक्ट पेपर 1 का उठा लीजिए, दूसरा सब्जेक्ट आप जैसे इकोनॉमी उठा लीजिए, प्लस साइंस एंड टेक उठा लीजिए, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी है, वो स्टैटिक है। हाँ। और वो साथ में आपकी बोरियत को दूर करती रहती है। हाँ। क्योंकि तो मतलब अगर आप थ्योरेटिकल वाले सब्जेक्ट्स उठाओगे, मतलब चाय के साथ नमकीन। बिल्कुल ये बात वही चीज़ है। बिल्कुल सही बात है। तो जब हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ साथ बात आती है सोर्सेज की, मेंस के सोर्सेज। तो जिन लोगों ने नोट्स बना लिए वो तो बेस्ट, जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाए उन्हें क्या करना चाहिए? उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आपको सिलेबस आपकी टेबल पे सामने रखा होना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट का आप नोट्स बना रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट की आप क्लास ले रहे हो, वो उसका सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो चीज़ें पढ़ोगे तो अगर सिलेबस सामने होगा तो आप रिलेट कर पाओगे। बिल्कुल कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा प्रेशर करना है, कौन सा टॉपिक को हल्का फुल्का छोड़ना है। बिल्कुल। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और इसमें Plus PYQ की भूमिका? PYQ की बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए। मेनली एक्चुअली PYQ आप सीधा उठ के नहीं आएगा, वो आपको एक क्राइटेरिया बता देगा कि हाँ इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक से मतलब ऐसा ड्राफ्ट यहाँ हमें तक मिल जाता है। वो ड्राफ्ट आपको मिल जाएगा, तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। प्लस आप और क्वेश्चन आंसर करोगे और पेपर लगाओगे तो वो चीज़ें वहाँ से क्लियर होती जाएगी। तो मेंस की जो हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, मतलब कितना है? बेनिफिट्स ये है कि आपको एक तो माहौल मिलता है। बिल्कुल। आप पेपर लगाओगे तो वो एक कंटिन्यूटी बन जाती है। दूसरी चीज़ आप अपने खुद को इवेल्युएट कर पाओगे। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मेंस जब आता है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते, वो क्या करते हैं कि PYQ मतलब किसी कोचिंग के क्वेश्चंस उठा लेते हैं और उन्हीं को उन्हें स्टडी करते हैं और फिर उसके बाद सेल्फ आंसर राइटिंग करते हैं। तो क्या उसका फ़ायदा है? हर स्टूडेंट की स्ट्रेटजी सेम नहीं हो सकती, मैं ये बोलना चाहूँगा। मेरी जो स्ट्रेटजी है क्या पता 10 के ऊपर अप्लाई हो सकती है, 20 के ऊपर अप्लाई हो सकती है, लेकिन हर स्टूडेंट पे अप्लाई नहीं हो सकती। तो आपको खुद का इवैल्यूएशन पता होना चाहिए कि मैं कहाँ तक कौन सी चीज़ को कर सकता हूँ। मतलब आप कहाँ से अपने स्कोर को बढ़ा पा रहे हैं, बस वही चीज़। आंसर एनहेंसिंग कहाँ से कर रहे हैं? अगर अपना लेवल आप UPSC से हल्का फुल्का मैच कर पा रहे हो तो वो आपको इधर उधर ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, वो चीज़ है। तो अब हमें बात करनी है कि हमारा जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल जैसे सर का हिस्ट्री है तो हिंदी मीडियम और हिस्ट्री ऑप्शनल काफ़ी फेमस भी है और ज़्यादातर लोग लिटरेचर और ऑप्शनल इसी पे, मतलब हिंदी मीडियम में मोस्टली यही रहता है, यही नैया है हमारी। हल्का फुल्का GS में हाँ, थोड़ा हेल्प कर देता है। तो किस तरीके से उसे टैकल किया आपने? ऑप्शनल के लिए मैं जैसे बताया कि स्टार्टिंग से मैंने 2 सब्जेक्ट प्लस अपना ऑप्शनल साथ में पढ़ाई चालू रखी थी, और प्लस बीच में उसके पेपर लगाते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहे हैं। उसमें PYQ का बहुत फ़ायदा मिलता है, बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंस है। हाँ। प्लस ऑप्शनल के लिए मैं एक चीज़ और फॉलो करी थी, लूसेंट की बुक है, हालांकि वो इतना हेल्पफुल नहीं है, लेकिन उससे क्लियरिटी आती है। उससे जो स्टैटिक पोर्शन है, जो कुछ वन लाइनर्स है वहाँ पे, वो वन लाइनर्स आपको क्लियरिटी देते हैं। पेपर जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ ऐसे वन लाइनर्स हैं जो आपको वहाँ पे हेल्प कर देते हैं। वो आपको enhance मैं भी कर जब देंगे। कंटेंट बनाता हूँ तो वहाँ से वन लाइनर वहाँ से उठाता हूँ मैं। जी बिल्कुल, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। प्लस वो चीज़ आपको प्रीलिम्स के अंदर भी हेल्प करती है। बिल्कुल। तो आपको जो ये नहीं सोचना है कि यार लूसेंट तो ऐसी बुक है, इसे सारे वनडे एग्जाम वाले पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ से आपको जो चीज़ फायदे की लग रही है वो उसको उठा लेना चाहिए। क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं तो आप बेस्ट एग्जीक्यूशन ही करेंगे।
बिल्कुल, आपको एक भी चीज़ छोड़ नहीं सकते आप। तो इस तरीके से जो सुभाष जी हैं उन्होंने हमें अपनी ट्रिक्स और टैक्टिक्स बताए, किस तरीके से उन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया और इंटरव्यू तक पहुँचे। थैंक यू सर, आपसे बात करके थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा लगा और बेस्ट ऑफ लक।